सीताराम, सभी को स्वागत है आपके चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं WPW सिंड्रोम के बारे में। WPW सिंड्रोम जो है एक एक्स्ट्रा एसेसरी पाथवे वाला सिंड्रोम है जिसको अपन प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। ध्यान रखना, WPW किस नाम से जाने जाते हैं? प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। तो प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम का मतलब यहाँ पे है कि जो पहले ही एक्साइट हो जाए, कहने मतलब नॉर्मल कंडक्शन जो आपने देखा है तो एसी नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ इस टू पुरकिंजे फाइबर्स वगैरह रहता है। पर यहाँ पे अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन कौन सा? एवी नोड। पर अगर एट्रिया और वेंट्रिकल से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए और वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाए, मतलब पहले एक्साइट हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। तो ये क्या होता है? प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम भी इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, WPW सिंड्रोम है, उसका पूरा नाम होता है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, देखिए वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्यों इसका नाम? क्योंकि जो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? देखो, पहला नाम था, देखिए 3 साइंटिस्ट थे, लुइस वोल्फ, जॉन पार्किंसन एंड पॉल डूडली वाइट। ठीक है, देखिए लुइस वोल्फ, तो इसके नाम से वोल्फ पड़ा, देन जॉन पार्किंसन, इसने इसका सरनेम पार्किंसन लिया, एंड पॉल डूडली वाइट। ठीक है, पॉल डूडली वाइट। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलके इस जो ये WPW सिंड्रोम इसके बारे में बताया था फर्स्ट टाइम, इसलिए इसका नाम भी जो क्या पड़ा? WPW सिंड्रोम। ठीक है, और कब किया था इन्होंने डिस्कवर? 1930 के अंदर इन्होंने WPW सिंड्रोम के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो WPW सिंड्रोम होता क्या है पहले वो समझना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए WPW सिंड्रोम होता क्या है। यहाँ पे आपका नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट के अंदर इंपल्स एसए नोड टू एवी नोड जाती है, एवी नोड से बंडल ऑफ पीस जाती है, एंड देन दोनों बंडल ब्रांचेस के अंदर जाती है और पुरकिंजे फाइबर्स, जिसकी वजह से आपको ईसीजी के अंदर एक नॉर्मल PQRST देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इंपल्स आपकी जब वेंट्रिकल के पास जाती है, तो वेंट्रिकल के पास जाती है तो देखिए यहाँ पे बंडल ब्रांचेस के थ्रू जाती है, तो बंडल ब्रांचेस के थ्रू अगर इंपल्स जाती है तो नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि ऐसे नोड से इंपल्स एट्रिया में गई, एवी नोड के पास गई, बंडल ऑफ के पास गई, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अगर एट्रिया से सीधा कनेक्शन अगर वेंट्रिकल के पास हो, एक एक्स्ट्रा कोई पाथवे हो, एक एक्स्ट्रा कोई रास्ता बना हो जहां का एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, जैसे यहाँ एट्रिया है, एट्रिया से कोई कनेक्शन है, सीधा कहां बना हुआ है? वेंट्रिकल के अंदर। तो अगर एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर कनेक्शन होगा तो इंपल्स जो है एट्रिया से सीधी कहां चली जाएगी? वेंट्रिकल के पास। और अगर वेंट्रिकल के पास चली जाएगी तो वेंट्रिकल जो है वो पहले क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, और जल्दी एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी है। सबसे पहले इंपल्स ऐसे नोड से गई एट्रिया के अंदर, एट्रिया के अंदर जाएगी तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा? अपना पी वेव देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में ये जो बंडल है, ये बंडल क्या करेगा? इंपल्स को सीधा जो है, ये बंडल जो रास्ता है, जो पाथवे, एक्स्ट्रा पाथवे, ये क्या करेगा? इंपल्स को सीधे एट्रिया से वेंट्रिकल के पास पहुंचा देगा, और वेंट्रिकल को जब मिलेगी तो वेंट्रिकल क्या करना स्टार्ट कर देगा? कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा, डीपोलराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि वेंट्रिकल जैसे डीपोलराइजेशन करना स्टार्ट करेगा, अब पीछे से भी तो इंपल्स आ रही है, ऐसे नोड के द्वारा, जो ऐसे नोड से एवी नोड के पास गई, एवी नोड से बंडल ऑफ इसके पास गई, तो वेंट्रिकल जो है एक बार और बीट करेगा, जिसके कारण आपको ईसीजी के अंदर ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा वेव। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा वेव। मतलब आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगी? डेल्टा वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद में इसकी ईसीजी क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और ईसीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। इसको प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ द हार्ट इन विच देयर इज एन एक्स्ट्रा एबनॉर्मल पाथवे। इसके अंदर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एबनॉर्मल पाथवे, एक एक्स्ट्रा रास्ता होता है और एक एसेसरी पाथवे। एक्स्ट्रा एबनॉर्मल पाथवे बोल दो या एसेसरी पाथवे बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो एसेसरी पाथवे जिसका नाम क्या होता है? बंडल ऑफ केंट। ये चीज का ध्यान रखना है, क्या नाम होता है इसका? बंडल ऑफ केंट। जो रास्ता जा रहा था ना, उस रास्ते को अपन क्या बोल सकते हैं? या तो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल पाथवे बोल दो, एसेसरी पाथवे बोल दो, और उसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या होता है? बंडल ऑफ केंट। ठीक है, तो बंडल ऑफ केंट फॉर्म्ड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। कहां पर रिप्रेजेंट होता है? कहां पे होता है वो? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
दिस एसेसरी पाथवे बाईपास द एवी नोड। ये एसेसरी पाथवे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे जो अपना एसेसरी पाथवे बन रहा था, ये क्या कर रहा था, देखिए कहाँ प्रेजेंट एट्रियल वेंट्रिकल के बीच में, ये क्या कर रहा है, अपने एवी नोड को बाईपास कर रहा है। एवी नोड से जाएंगे इंपल्स कितनी जा रही है, सीधी एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये बाईपास करता है एवी नोड को एंड कंडक्ट द इंपल्स डायरेक्टली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, और इंपल्स को डायरेक्टली एट्रिया से कहां पहुंचा देगा, वेंट्रिकल के पास पहुंचा देगा। मतलब एट्रिया से डायरेक्ट कनेक्शन किसके पास हो जाएगा, वेंट्रिकल के पास हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस लीड्स टू अर्ली एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल। जिसके कारण क्या होगा, अब डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल का कनेक्शन हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ, वेंट्रिकल जो है थोड़ा सा क्या हो गया, अर्ली एक्टिवेट हो गया, तो मतलब जल्दी एक्टिवेट हो गया, अर्ली यानी पहले, तो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, और जल्दी एक्टिवेट होगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट के टैकी अरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं टैकी अरिथमियाज टाइप लाइक सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये सब क्या हो सकते हैं, टैकी अरिथमियाज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल को थोड़ी जल्दी बीट मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो पेशेंट की हार्ट रेट भी बढ़ने लग जाएगी, उसके पेशेंट हार्ट रेट बढ़ेगी तो टैकी अरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। टैकी अरिथमियाज क्या होता है, अरिथमिया मतलब इर्रेगुलर रेट, इर्रेगुलर रिदम और इर्रेगुलर साइट ऑफ इंपल्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। मतलब अगर कहीं से भी ऐसे नोड के बजाय कहीं से भी इंपल्स निकल रही है, अगर वो इर्रेगुलरली निकल रही है, उसकी रिदम जो है वो अगर इर्रेगुलर है, रेट अगर जो है इर्रेगुलर है, तो उसको अपन अरिथमिया कहते हैं, ठीक है। रेट रिदम इनका इर्रेगुलर होना ही अपन को क्या कहते हैं, अपन उसको क्या कहते हैं, टैकी सॉरी अरिथमिया कहते हैं, ठीक है। और टैकी यानी मतलब हार्ट रेट का 100 से ज्यादा होना, तो 100 से ज्यादा हार्ट रेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगली लाइन है, इट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय फर्स्टली इसको किसने डिस्कवर किया था, लुइस वॉल्फ, जॉन पार्किंसन, पॉल डुडली वाइट इन 1930 1930 के अंदर इन तीन साइंटिस्टों ने मिलके जो है WPW सिंड्रोम के बारे में बताया था। अब बात करते हैं इसके ईसीजी क्राइटेरियाज की। आपको ईसीजी क्राइटेरियाज थोड़े से ध्यान से समझने, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग में, आपको ध्यान से देखना है बस। नॉर्मल कंडक्शन आपको पता है तो आप खुद बना सकते हैं इन ईसीजी क्राइटेरिया को। सबसे पहली बात है भाई, ऐसे नोड से इंपल्स गई, एवी नोड के पास गई, ठीक है। अब एवी नोड का काम होता है उसको स्लो करने का काम। तो जब आपने नॉर्मल ईसीजी देखी, तो अब यहाँ पे जब आप ये क्या है, ये आपका पीआर सेगमेंट, क्या है, पीआर सेगमेंट, या फिर इसको पूरा बोले तो पीआर इंटरवल, क्या होता है ये, पीआर इंटरवल, ठीक है। तो ये पीआर इंटरवल जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको पीआर इंटरवल कैसे बना, क्योंकि एवी नोड पे इंपल्स रुक जाती है, बंडल ऑफ इसके पास थोड़ी मतलब इनके पास स्लो डाउन होकर फिर वेंट्रिकल में आ जाती है, वेंट्रिकल थोड़ा सा लेट डिपोलराइज होता है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेट बनता है। तो यहाँ पे आपको जो पीआर इंटरवल है, यहाँ पे पीआर इंटरवल का रोल क्या है, वो जो इसकी ड्यूरेशन है वो कितनी रहती है, 0.12 से 0.20, कितनी रहती है, 0.12 से 0.20 रहती है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे इंपल्स जो है थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। पर यहाँ पे आपको समझना है कि WPW सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, ऐसे नोड से सॉरी एट्रिया से डायरेक्ट इंपल्स कहां चली जाएगी, वेंट्रिकल के पास, ठीक है। अब वेंट्रिकल के पास अगर जाएगी तो वेंट्रिकल थोड़ा सा क्या होगा, जल्दी एक्टिवेट होगा, जल्दी एक्टिवेट होगा। तो जब तुम आप देखोगे ईसीजी के अंदर पी बनी, पी के जस्ट बाद में वेंट्रिकल जैसे एक्टिवेट हुआ, तो एक्टिवेट होते ही अपन को क्या देखने को मिलेगा, आरवेव बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आरवेव बनना अगर स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद में देखिए दो तरीके से इंपल्स है, एक इंपल्स ऐसे नोड के द्वारा आ रही है और एक ही ये लेके जा रहा है सेकंड वाली, ठीक है। तो ये सेकंड वाली जो इंपल्स है ये लेके गया सीधा किसके पास, वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल में थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हुआ, ठीक है। अब एक्टिवेट हुआ तो पॉजिटिव वेव स्टार्ट हो रही बनना। अब जो ऐसे नोड के द्वारा जो इंपल्स थी वो आने लगेगी पीछे से, तो मतलब दो बार वेंट्रिकल को कितनी बार मिलेगी इंपल्स, दो बार मिलेगी, तो वेंट्रिकल जो है डिपोलराइजेशन करेगा दो बार। तो आपको ईसीजी के अंदर इस टाइप का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा वेव, क्या बोलते हैं, डेल्टा वेव। तो ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल का, जो डिपोलराइजेशन है वो कैसा हो रहा है, एबनॉर्मली हो रहा है। कैसा हो रहा है, एबनॉर्मल। क्यों हो रहा है एबनॉर्मल, देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल ने एक्टिवेट हो गया था, फिर दोबारा एक्टिवेट हुआ है वापस। देखिए सबसे पहले इंपल्स जो है ऐसे नोड के द्वारा जाती है, पर ये डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से यहाँ से इंपल्स, एट्रिया से इंपल्स डायरेक्ट वेंट्रिकल के अंदर चलेगी, वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट करेगा, जल्दी एक्टिवेट करा तो आपकी आरवे बनना स्टार्ट हुई। देन उसके बाद में पीछे से जो इंपल्स आ रही है, ये जो इंपल्स आ रही है ये जाएगी वेंट्रिकल के पास, ये प्रॉपर तरीके से जाएगी, तो वेंट्रिकल एक प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल ने एक कहने का मतलब दो बार कॉन्ट्रैक्शन किया, दो बार डिपोलराइजेशन किया, दो बार डिपोलराइजेशन करेगा, तो एक आपको ऐसी डिफ्लेक्शन टाइप की वेव देखने को मिलेगी इस टाइप की, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा वेव, ठीक है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वेंट्रिकल क्या कर रहा है, एबनॉर्मली डिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इस ईसीजी के अंदर, इस ईसीजी के अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया आपके लिए होगी कि डेल्टा वेव देखने को मिलेगी, सीधी सी बात है। WPW सिंड्रोम का पहला क्राइटेरिया क्या हुआ कि उसमें डेल्टा वेव देखने को मिलेगी। दूसरे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो रहा है, वाइड, क्या हो रहा है यहाँ पे,
वाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है दो बार, देखिए आप वेंट्रिकल दो बार एक्टिवेट हो रहा है तो जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी, वाइड होने लग जाएगी। तीसरे क्राइटेरिया की बात करो सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट। क्या हो जाएगा, पी आर इंटरवल शॉर्ट। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल थोड़ा अर्ली एक्टिवेट हो रहा है जिसके कारण अर्ली एक्टिवेट। अब यहाँ पे देखो अगर नॉर्मल एक्टिवेट होता तो यहाँ पे पी आर इंटरवल नॉर्मल रहता, पर यहाँ पे जल्दी एक्टिवेट हो रहा था, पी के जस्ट बाद में आपको क्यूआरएस बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पी आर इंटरवल शॉर्ट। तो तीन क्राइटेरिया आपको समझ में आए। सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट पी आर इंटरवल, ठीक है, कितना होगा, लेस देन 120 मिली सेकेंड से कम। दूसरा बात करते हैं डेल्टा वेव देखने को मिलेगी ईसीजी के अंदर। तीसरी बात करते हैं वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा। तीसरी बात करते हैं एसटी सेगमेंट एंड टी वेव आर ओरिएंटेड इन अपोजिट टू द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आपको समझना है, अगर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन जो है, वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन वो कैसा हो रहा है, एबनॉर्मली हो रहा है, तो जो रीपोलराइजेशन है वो भी कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। क्या? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मली करेगा तो रिलैक्सेशन भी एबनॉर्मली करेगा, और रिलैक्सेशन अगर एबनॉर्मली होगा तो आपकी जो ये डेल्टा वेव आपको ईसीजी में देखने को मिल रही है, तो डेल्टा वेव के जस्ट बाद में अगर डेल्टा वेव पॉजिटिव है, समझिए डेल्टा वेव आपकी अगर पॉजिटिव है तो आपकी ईसीजी के अंदर टी वेव और एसटी सेगमेंट होंगे जस्ट अपोजिट होंगे। कहने का मतलब अगर डेल्टा वेव पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अगर यहाँ पे डेल्टा वेव जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो जस्ट अपोजिट ओरिएंटेड होंगे किसके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मली करेगा तो रिलैक्सेशन भी एबनॉर्मली करेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन से तो क्यूआरएस बनता है, रिलैक्सेशन से क्या बनता है, टी वेव और एसटी सेगमेंट, तो जिस कारण से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन को, लास्ट क्राइटेरिया जो इसका वो है सूडो इन्फाक्शन पैटर्न आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा। पर कब, जब नेगेटिव डेल्टा वेव देखने को मिलेगी। देखिए अगर आपको पॉजिटिव डेल्टा वेव देखने को मिलती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ आपको ईसीजी के अंदर नेगेटिव डेल्टा वेव देखने को मिलेगी, तो नेगेटिव डेल्टा वेव देखिए यहाँ पे आपको जो नेगेटिव डेल्टा वेव देखने को मिल रही है, ये आपको थोड़ी सी ऐसे लगेगी जैसे आपके क्यू वेव्स है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स पढ़िए, पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स जो थोड़ी सी डीप क्यू वेव्स होती है, 2 mm से ज्यादा की जो क्यू वेव्स होती है, अगर वो देखने को मिलती है तो यहाँ पे आपको थोड़ी क्यू वेव टाइप देखने को मिलेगी। पर ये क्यू वेव नहीं होती, ये क्या होती है, ये डेल्टा वेव ही होती है, पर नेगेटिव डेल्टा वेव होती है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, सूडो इन्फाक्शन पैटर्न, ठीक है। सूडो का मतलब होता है नकली, इन्फाक्शन यानी डेथ, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि डेथ हुई है भाई। पैथोलॉजिकल क्यू वेव कब बनती है, जब मायोकार्डियम की डेथ होती है। ऐसा पैटर्न कब देखने को मिलता है, जब मायोकार्डियम की डेथ होती है। पर यहाँ पे सेम पैटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है, पर ये डेथ की वजह से नहीं है, ये किस वजह से, ये नेगेटिव डेल्टा वेव है, पर आपको लगेगा ऐसे कि जैसे डेथ हुई है, मतलब क्यू वेव देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, सूडो इन्फाक्शन पैटर्न, मतलब सूडो यानी नकली, तो नकली इन्फाक्शन पैटर्न आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगा ड्यू टू नेगेटिव डेल्टा वेव्स। नेगेटिव डेल्टा वेव्स होने के कारण आपको लगेगा कि ये तो क्यू वेव जो है पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स है, पर वो नहीं होगी, ये क्या होगी, नेगेटिव डेल्टा वेव्स होगी, ठीक है। और पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स क्यों बनती है, क्योंकि मायोकार्डियम की डेथ होती है, तो आपको लगेगा कि यार इन्फाक्शन है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, पर वो नहीं होगा, ठीक। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसको अपन बोलते हैं सूडो इन्फाक्शन पैटर्न। तो 5 क्राइटेरिया को ध्यान रखने हैं। शॉर्ट पीआर इंटरवल सबसे पहला है, उसके बाद में डेल्टा वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वाइड देखने को मिलेगा, ज्यादा वाइड भी नहीं होगा, नॉर्मल वाइड होगा। देन उसके अलावा बात करते हैं तो एसटी सेगमेंट और टी वेव जो है जस्ट अपोजिट होगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के। और नेक्स्ट सूडो इन्फाक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कब, ड्यू टू नेगेटिव डेल्टा वेव्स। तो 5 क्राइटेरिया आपको इसके ध्यान रखने हैं, ईसीजी में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डब्ल्यूबीडब्ल्यू सिंड्रोम क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो देखिए इसके ऐसे एग्जैक्टली कोई कॉजेस नहीं होते, ठीक है, कि जिससे अपन बोले कि भाई ये एग्जैक्टली ये कॉज है। ये जन्म से ही होता है, यानी मतलब बाय बर्थ ही ये होता है, और इसके एग्जैक्ट कॉज अभी तक किसी को पता नहीं है। तो इसके कॉजेस के लिए आप देखिए, यहां पे आप अननोन लिख लीजिए, यहां पे होगा आपका अननोन कॉज, जिसको आइडियोपैथिक कहते हैं, जिसका अपन को पता नहीं हो। तो इसके कॉजेस क्या क्या है, सबसे पहले कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात बीमारी की वजह से ये हो सकता है। अगर जन्म से किसी की कोई बीमारी है, जन्म से हार्ट की बीमारी है, तो जिस कारण से कनेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, कनेक्शन है तो प्रेजेंट है, तो ये कनेक्शन प्रेजेंट किस वजह से हो सकता है, कि जन्म से किसी के हार्ट के अंदर दिक्कत है। तो उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, अगर कार्डियोमायोपैथी है, मसल्स डैमेज हो गई, मसल्स के अंदर पैथी डिजीज हो गई है, ठीक है, मायोकार्डियम मसल के अंदर, तो ये हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अननोन, ठीक है। 3 कारण है, आपको ज्यादा इस पे ध्यान देने नहीं, 3 मेन कारण है, इनकी वजह से होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है। तो जब तक एग्जैक्ट कॉज अपन को पता नहीं हो तब तक अपन कुछ भी नहीं लिख सकते। बाकी मेनली क्या जन्म से है तो इसको अपन कंजेनिटल हार्ट डिजीज का कॉज लिख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक देखिए मे बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इसके लगभग कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते कभी कभार, पर अगर जैसे रेट बढ़ जाती है, टेकियारिथमियाज हो जाता है, जैसे मैंने बताया टेकियारिथमियाज होता है इसकी वजह से, तो क्या होगा, पाल्पिटेशन होगी, ठीक है, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, सिनको, बेहोशी होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी पेशेंट को, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, फैटीग, थकान होगी, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं उसको, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट क्या आएगा उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसको फिजिकली देखेंगे क्या नहीं है, उसकी ईसीजी करेंगे, ईसीजी से अपने को पता लग जाएगा भाई डेल्टा वेव है तो WBW, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कॉज का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी, ताकि ये कॉज अपन को पता लगे, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कार्डियोमायोपैथी है, क्या है, TMT वगैरह टेस्ट करेंगे ताकि उसके हार्ट की कैपेसिटी चेक करें कि कितना वो लोड ले पा रहा है, हार्ट उसका कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, अंडर प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेबल अगर पेशेंट है, सबसे पहले बात है, अगर पेशेंट आपके पास आता है और उसकी आपने ईसीजी करी, उसके WBW सिंड्रोम है, तो अगर उसके WBW सिंड्रोम है और वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो अपन क्या करेंगे, वेगल मैनवर्स। वेगल मैनवर्स क्या होते हैं, ऐसे चीजें जो अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। अब देखिए यहाँ पे आप समझना है, हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट की बढ़ती है किस वजह से, सिंपैथेटिक की वजह से, और कम होती है पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। लास्ट लेक्चर में भी जैसे मैंने बताया था, भाई हार्ट रेट कम कैसे होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से, और बढ़ती क्यों है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये इसकी इंपल्स कौन लेके जाता है, वेगस नर्व। कौन लेके जाता है, वेगस नर्व। मतलब वेगस नर्व जो है इंपल्स लेके जाएगी किसके पास, एसए नोड के पास। एसए नोड जो है क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो वेगल मैन्युअर्स होते हैं, वेगल मैन्युअर्स में अपन क्या करते हैं, जो अपनी वेगस नर्व है इसको स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एक तरह से। ये जैसे एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, आपके एसए नोड को इंपल्स क्या बोलेगी, कम भेजे, कम जाएगी, एसए नोड के पास इंपल्स कम जाएगी, मतलब उसको बोलेगी भाई हार्ट रेट को कम करना है, तो इंपल्स कम जाएगी तो हार्ट रेट भी क्या होने लग जाएगी, आपकी स्लो होने लगेगी, ऐसा समझो। ये एसए नोड है, ठीक है, ये वेगस नर्व है, ठीक है। और ऊपर है अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अगर रेट बढ़ानी है तो सिंपैथेटिक सिस्टम सीधा एसए नोड को बोलेगा हार्ट रेट बढ़ा दो, ठीक है। और अगर रेट कम करनी है तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एसए नोड को बोलेगा भाई हार्ट रेट कम कर दो। कैसे बोलेगा, वेगस नर्व के थ्रू। बीच में कनेक्शन कौन है, वेगस नर्व। अभी जो वेगस नर्व है ये क्या करके ला रही है, इंपल्स को दे रही है किसको, एसए नोड को, और बोल रही है भाई हार्ट रेट को स्लो कर। एसए नोड जो है वो किसको, हार्ट रेट को स्लो कर देगा। अब यहाँ पे मेन रोल किसका है, अपनी वेगस नर्व का। अगर ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, ये ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगी तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और पैरासिम्पैथेटिक बढ़ेगी तो हार्ट रेट भी कम होने लग जाएगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक, देखिए दो वर्ड आपने सुनोगे, आगे भी आप पढ़ोगे, एनाटॉमी वगैरह में पढ़ोगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब जब आप फायर या फियर या फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हो, ठीक है, जैसे आपके सामने कोई डर आ जाए, अचानक से कोई भूत आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन जहां से आपको भागना पड़े, तो उस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग बढ़ जाती है, क्यों, कि उस टाइम ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जैसे आप सोओगे तो आपको उस टाइम पे क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई वगैरह सब कम चाहिए, हार्ट रेट भी बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है। तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक चालू है, इस टाइम पे सिंपैथेटिक चालू। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो चालू कैसे होगा, वेगस नर्व जो है वो सिग्नल लेके आएगी एसए नोड के पास, एसए नोड उस हार्ट रेट को कम कर देगा, हार्ट रेट को कम करेगा तो पेशेंट का नॉर्मल रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो ये वेगस नर्व का ही रोल है सबसे मेन, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट को वेगल मैनवर्स करवाते हैं तो वेगल मैनवर्स क्या होता है, वेगस नर्व को ज्यादा स्टिमुलेट कराने का काम, मतलब वेगस नर्व अगर ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हार्ट रेट क्या होने लग जाएगी, स्लो होने लग जाएगी, ठीक है। तो वेगस नर्व अगर ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो स्टिमुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेगल मैनवर्स करते हैं। तो वेगल मैनवर्स क्या क्या होते हैं, जैसे वाल्साल्वा मैनवर। वाल्साल्वा मैनवर में क्या होता है कि पेशेंट को जो है लिटाया जाता है, और लिटाने के बाद मतलब सॉरी ऐसे बिठाया जाता है, बिठाने के बाद में उसको फूंक मारी जाती है, और जैसे ही फूंक मारेगा उसके अंदर, किसी के अंदर भी उसको जैसे कोई बॉक्स दे दिया, कोई बाउल दे दिया, उसके अंदर उसको फूंक मारनी पड़ती है, और जैसे ही फूंक मारता है तो उसको जैसे लिटाएंगे तो पेशेंट की हार्ट रेट ऑटोमेटिकली थोड़ी स्लो डाउन होने लग जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा और वेगस नर्व जो है स्टिमुलेट होने लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैरोटिड साइनस मसाज और फेशियल आइस इमर्जन। कैरोटिड साइनस मसाज क्या होती है, देखिए आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी पे अगर मसाज करेंगे तो कैरोटिड आर्टरी पे अगर मसाज करेंगे तो आपकी जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कहां पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स। तो बैरो रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं, आपके हार्ट ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, तो वो स्टिमुलेट होंगे तो आपकी हार्ट रेट और
आपकी जो बीपी है वो क्या होने लग जाएगी, स्लो डाउन होने लग जाएगी। तो कैरोटिड साइनस मसाज करने से आपकी हार्ट रेट थोड़ी स्लो होने लग जाएगी और बीपी भी नॉर्मल होने लग जाएगी। ये कब कर रहे हैं, तब स्टेबल अगर पेशेंट है तो। नेक्स्ट बात करते हैं फेशियल आइस इमर्जन। फेशियल आइस इमर्जन का मतलब होता है कि पेशेंट को जो है ठंडे पानी के अंदर मुंह देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी की जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो थोड़ा एक्टिवेट होने लग जाएगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो आपकी हार्ट रेट थोड़ी स्लो जाने लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर इनसे दवाई नहीं हो रही, पेशेंट स्टेबल पेशेंट से भी मतलब स्टेबल पेशेंट है, दवाइयों से काम नहीं हो रहा, तो अपन उसको फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के तरीके से सही करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको देंगे एडिनोसिन। कौन से देंगे, एडिनोसिन, जिससे हार्ट रेट थोड़ी स्लो चली जाएगी, रिदम वगैरह सब ठीक हो जाएगी और पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर स्टेबल न्यूरोक्यूरस कॉम्प्लेक्स। ये जो एडिनोसिन होती है ये सबसे पहली मतलब सबसे मेन ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। मतलब इसको एक तरह से अपन बोले कि जैसे कि किसी पेशेंट के WW सिंड्रोम, उसकी हार्ट रेट अगर बढ़ रही है, उसकी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो सबसे पहले अपन क्या देंगे, उसके एडिनोसिन ड्रग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पररी ब्लॉक द एवी कंडक्शन। और दूसरा काम क्या करती है, ये अपने जो एवी कंडक्शन है, देखिए ये दो काम करती है। आपकी जो एडिनोसिन ड्रग है ये दो काम करती है। सबसे पहला काम क्या करती है, आपके जो अगर पेशेंट की एसवीटी हो रहा है, मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उसको वहीं की वहीं क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। कौन सी ड्रग, एडिनोसिन। तो दो काम करे, एडिनोसिन ने क्या किया कि सुप्रावेंट्रिकुलर, ये क्या है, एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को कम किया, ठीक है। दूसरी बात क्या करी, इसने एवी नोड के कंडक्शन को टेम्परली ब्लॉक, एवी नोड है, इसके कंडक्शन को मतलब एवी नोड से जो इंपल्स जा रही है उसको थोड़ा सा और ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक कर देगा तो वेंट्रिकल पास थोड़ी कम जाएगी, तो हार्ट रेट नॉर्मल होने लग जाएगी। तो दूसरा काम क्या करता है कि एवी नोड के कंडक्शन को ये टेम्परली ब्लॉक कर देता है। तो ये ड्रग जो है एडिनोसिन मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग होती है, किसके लिए, अगर पेशेंट के नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर है तो, और अगर WW सिंड्रोम से ही सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है तो इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं अदर एंटी ड्रग्स। और एंटी ड्रग्स कौन कौन सी होगी जो अपन जिस तरीके से WW सिंड्रोम को सही कर सकते हैं, तो वो है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड क्या होती है, एंटी ड्रग होती है जो क्या करती है, हार्ट रेट को स्लो करती है, रिदम को ठीक करने का काम करती है। फ्लेसेनाइड ये भी एक जो है ड्रग होती है, एंटी ड्रग होती है जो हार्ट रेट को स्लो करने का काम करती है और रिदम को ठीक करने का काम करती है। और एमाइड्रोन, ठीक है, एमाइड्रोन, ये तीनों जो ड्रग्स है ये क्या है, एंटी ड्रग्स है। ये क्या करने का काम करती है, हार्ट रेट को स्लो करने का काम करती है, रिदम को ठीक करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रीटमेंट वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया। WW सिंड्रोम आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।